नमस्कार साथियों और प्यारे विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 7 की पुस्तक रुचिरा का अध्ययन करेंगे और उस पुस्तक में जो व्याकरण के बिंदु दे रखे हैं उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। और उसमें जो पहला टॉपिक है वर्ण विचार। वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे अपन और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। इसको पूरी क्लास को देखें। वर्ण विचार में वर्णों के बारे में बताया गया है। वर्णाः संस्कृते इदानीम 48 वर्णानां प्रयोग भवति। तो संस्कृत में कितने वर्णों का प्रयोग होता है? 48 वर्णों का प्रयोग होता है। अष्टचत्वारिंशत् वर्णों का प्रयोग होता है। ते मुख्यतया भागत्रेण विभक्ताः सन्ति, यानी 3 भाग में विभक्त है वर्ण। पहला स्वराः, दूसरा व्यंजनानि, तीसरा अयोगवाहश्चेति, यानी स्वर व्यंजन अयोगवाह। जैसे अपन बात करें वर्णों की, तो पहला जो प्रकार पढ़ा अपन ने वर्णों का स्वराः। स्वराः कितने होते हैं स्वर? तो स्वर 13 होते हैं। ठीक है, कितने स्वर होते हैं? 13 स्वर होते हैं संस्कृत में। अब स्वर भी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला स्वर होता है ह्रस्व स्वराः और दूसरा स्वर होता है दीर्घ स्वराः। ठीक है, ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? तो ह्रस्व स्वर होते हैं बच्चों 5 होते हैं। ठीक है, और दीर्घ स्वराः कितने होते हैं? तो 8 होते हैं। ह्रस्व स्वर एक मात्रिक होते हैं। ह्रस्व स्वर कैसे होते हैं? एक मात्रिक होते हैं ह्रस्व स्वर। और दीर्घ जो स्वर हैं वो दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? तो वो द्विमात्रिक होते हैं। कैसे होते हैं? द्विमात्रिक होते हैं। अब ह्रस्व स्वराः 5 होते हैं, तो 5 कौन कौन से ह्रस्व स्वर हैं उसके बारे में अपन देखते हैं। अ, इ, उ, रि, लृ, ये ह्रस्व स्वर है 5 हो गए अपने। दीर्घ स्वर की बात करें तो आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, ये अपने दीर्घ स्वर हो गए। और दीर्घ स्वर कितने हो गए? 8 हो गए हैं। ठीक है, ये पहला प्रकार हो गया अपना स्वर वाला। ठीक है, स्वर कितने हो गए? 13 हो गए। ह्रस्व स्वर कितने हो गए? 5 हो गए। और दीर्घ स्वर कितने हो गए? 8 हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं व्यंजन की ओर। तो व्यंजनानि कति, तो व्यंजन होते हैं 33। ठीक है, कितने व्यंजन होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। और व्यंजन की कितने प्रकार हैं? तो व्यंजन के 2 प्रकार हो गए हैं। पहला कौन सा है? वर्गीय व्यंजनानि। दूसरा कौन सा है? अवर्गीय व्यंजनानि। अब वर्गीय व्यंजन कितने हैं? 25 है। अवर्गीय व्यंजन कितने हैं? 8 है। अब वर्गीय जो व्यंजन इनको स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इनको स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं इनको। ठीक है, और अवर्गीय जो व्यंजन है वो 8 हो गए हैं। अब वर्गीय व्यंजन स्पर्श व्यंजन 25 कौन कौन से हैं? तो क, च, ट, त और प जो वर्ग हैं ये 25 हो गए हैं। ठीक है, ये पूरा स्पर्श व्यंजन है। अवर्गीय व्यंजन में अंतःस्थः उस्मानः है। अंतःस्थ यानी अंदर की ओर सांस जाती है इसमें, और उष्म के अंदर अंदर से बाहर की ओर श्वास जाती है। ठीक है, अंतःस्थ 4 हो गए। य, र, ल और वह। और उसमें कौन से हो गए? स है। ठीक है, ये अपने स्वर और व्यंजन हो गए हैं। अब आगे अपन बात करते हैं अयोगवाह की। तो अयोगवाह कितने देर के हैं? 2 देर के हैं। अनुस्वार है और विसर्ग है। अनुस्वार ये अनुस्वार हो गया है, विसर्ग ये विसर्ग हो गया है। 2 टिपकी। जैसे अपन बात करते हैं अनुस्वार की, जैसे क, तो अनुस्वार इसको क्या बोलेंगे? और एक आ गया अपना ये क, इसको तो बोलेंगे अपन कम उच्चारण हो जाएगा, कम उच्चारण हो जाएगा। और इसका उच्चारण हो जाएगा कह, यानी है की ध्वनि उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं, उच्चारण स्थान की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, उच्चारण स्थान यानी वर्णाभि व्यक्ति प्रदेश से स्थानम कथ्यते। शब्द प्रयोग समय काय अग्निना प्रेरित वायु कंठादि स्थानेषु संचरण वर्णान अभिव्यक्तिन यथा उक्तम पाणिनीय शिक्षायाम, यानी वायु बाहर की ओर जाती हैं। ठीक है, तो वो क्या उच्चारण स्थान यानी उच्चारण होता है। अब उच्चारण स्थान के बारे में पाणिनि ने अपनी
अपने श्लोक के माध्यम से बताया है। आत्मा बुद्धया समेति अर्थान मनोयुंगते विवक्षया मनः काया अग्निम आहन्ति स प्रेरयति मारुतम मारुतस्तुरसी चरण मंद्रम जनयति स्वरम अष्टौ स्थानानि वर्णानां मुरः कंठः शिरस्तथा जिह्वा मूलम च दंताश्च नासिका च नासिका होष्टौ च तालु च। ठीक है, तो ये श्लोक है पाणिनि के द्वारा। एवं आगे अपन बात करते हैं उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान कितने होते हैं? तो उच्चारण स्थान होते हैं 8। पहला है उरः, कंठ है, शिर है, जिह्वामूलम, दंताः, नासिका, औष्ठव और तालु। ठीक है, अब अपन बात करते हैं वर्णाः, कौन कौन से वर्ण और उनका उत्पत्ति स्थान और वर्णों की संज्ञा। ठीक है, पहले अपन बात करते हैं कौन कौन से वर्ण है। अ, आ, क, ख, ग, ग, अण, है और विसर्ग। ये जो वर्ण है ये कंठ का, इस कंठ से इनका उच्चारण होता है, यानी इनका जो उत्पत्ति स्थान है वो कंठ है। ठीक है, और इनको क्या बोलेंगे अपन? कंठय वर्ण। ठीक है, आगे ई, ई, च, छ, ज, ज, अण और य और स, ये इनका उच्चारण स्थान होता है तालु से। इनका उच्चारण स्थान कहां से होगा? तालु से होगा। और इनको क्या संज्ञा दी गई है, क्या नाम है इनका? तालव्य वर्ण बोलते हैं इनको। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं अपन। आगे अपना जाता है मूर्धन्य वर्ण। कौन से वर्ण आ जाते हैं? मूर्धन्य। ठीक है, री, री, ट, ठ, ड, ढ, ण, र, स। ठीक है, इनका उत्पत्ति स्थान हो गया मूर्धा। इनको क्या बोलेंगे? मूर्धन्य। आगे दंतई, री, यानी ये दांतों से बोले जाते हैं। री, त, थ, द, ध, न, ल, स। ये हो गया इनका उत्पत्ति स्थान दंताः। और क्या बोलेंगे इन्हें? दंतव्य, दंतय है, दंतय वर्ण बोलते हैं। ठीक है, औष्टय, उ, ऊ, प, फ, ब, भ और म। ये इनका उत्पत्ति स्थान होठ, यानी औष्ठव, दोनों होठ आ जाएंगे, औष्ठव यानी द्विवचन में, और औष्ठ्य वर्ण हो जाएंगे ये। ठीक है, अंग, अण, अण, न, म, ये हो जाएंगे नासिका और कंठ। कंठ आदि नहीं, यानी कंठ और तालु ये दोनों भी आते हैं। तो नासिका और कंठ से इनका उच्चारण स्थान हो जाएगा, तो इनको बोलेंगे अपन नासिक्य है। ठीक है, आगे ए, आई, इनका कंठ और तालु से उच्चारण होता है, तो इनको बोलेंगे अपन कंठ तालव्य है। ओ, औ, ये क्या हो गए? तो कंठ और ओष्ठ इनका उत्पत्ति स्थान हो गया, तो इनको कंठोष्ठे बोल जाएंगे अपन। ठीक है, आगे आता है अपना व का क्या हो जाएगा? दंत और ओष्ठ हो जाएगा, दंतोष्ठय है। ठीक है, और अनुस्वार है नासिका और नासिक्य है। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, ये अपने वर्ण विचार वाली क्लास हो गई है। इसको आप 2 बार देखें, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और कोई शब्दावली आपको समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में लिखे, तो मैं उसको बिल्कुल दिखाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, धन्यवाद।